लगभग 8 मिनट की देरी से इसी शुरू करने के लिए माफी चाहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ बातचीत करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। आप सबकी जानकारी में है, पहले भी हमने इस बात को बार बार कहा है कि मोदी सरकार ने दिल्ली की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, साक्ष्य, जिनके बारे में हमने समय समय पे बात भी की कि किस प्रकार से अवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार के अफसरों का तबादला हो रहा है, किस प्रकार से दिल्ली की जनता के हित में जो बिल पास होने चाहिए 10 महीने से मोदी सरकार के मंत्रालयों में धूल फांक रही है, वो नीतियां, वो फाइलें, और किस प्रकार से सीबीआई, एसीबी और दिल्ली की सशस्त्र पुलिस थोड़ा सक्रिय हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगे तो दिल्ली के अंदर अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ भी थोड़ा नीचे आए। पर इन सबको माननीय मोदी जी ने दिल्ली की सरकार के पीछे, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और नेताओं के पीछे और आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे छोड़ रखी है। कई सारे केसेस हुए, लगभग 10 विधायकों के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर केस होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट बेल ऑर्डर में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस देता है। कई मामलों में कोर्ट ने, कमांडो सुरेंद्र के मामले में कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि यह पुलिस का पॉलिटिकल वेंडेटा है। और अभी ताजा तरीन जो हमारे पास मामला आया है वो सोमनाथ भारती का, और जो मालवीय नगर से विधायक है और विधायक कमाल खान का मामला है। इस पूरे देश के अंदर 30-31 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ माननीय अरविंद केजरीवाल जी मोदी सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। सारा अपराध जगत फल फूल रहा है माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों को कैसे जेल में डाल दिया जाए, इसकी जुगत बनाने में दिन रात माननीय मोदी जी लगे। आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले ओखला विधानसभा की एक महिला ने अभद्र व्यवहार की शिकायत की थी हमारे माननीय विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ। इस पूरे प्रकरण में आज आपके सामने जो साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो समय समय पर हमारे द्वारा कही गई बात को, हमारे स्टैंड को क्लियर नहीं करता है सिर्फ, बल्कि स्पष्ट करता है वो 100% सच था। 16 आने सच था कि माननीय मोदी जी ने दिल्ली की पुलिस को आदेश दे रखा है कि तुम्हें येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ फर्जी केसेस लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे। भाई अमानत के खिलाफ जो केस का मसला आपके संज्ञान में है, उस मामले की सच्चाई क्या है वो तय दर तय आपके सामने खुद अमानत भाई रखें। साथियों, मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई 19/7/2016 को जामिया नगर थाने में, और ये एफआईआर नंबर है 726। इसमें एक महिला जो अपने आप को डॉक्टर समीना लिखी है, उसका कहना है कि मैं सोशल वर्कर हूँ और जसोला के अंदर में रहती हूँ और मैं विधायक जी को बिजली और पानी के सिलसिले में
और वहाँ की समस्या के मसले में अक्सर मैं टेलीफोन करती रहती हूँ। तो मैंने 10 तारीख को 7 बजे विधायक जी को टेलीफोन किया बिजली की समस्या को लेकर। उन्होंने सही से कैजुअली मुझे जवाब दिया। मैं उस जवाब से मुतमईन नहीं हुई तो मैं उनके ऑफिस में, उनके घर पर जो बदलाव उसके अंदर वहाँ गई। मैंने वहाँ देखा कि उनका दरवाज़ा बंद था। तो 2-4 मरतबा मैंने नॉक किया। जब वहाँ से कोई नहीं मिला तो मैं वापस आ रही थी, तभी 4-5 कदम चलने के बाद गेट खुला और एक 20-22 साल का लड़का जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए था वो वहाँ आया। उसको सामने आने पर मैं पहचान लूँगी। उसने कहा कि तू डॉक्टर समीना है, तू बड़ी नेता बनती है और मैं तेरा रेप करा दूंगा सटले अभवानपुर के लड़कों से और तुझे जिंदा जलाकर जान से मार डालूंगा। ये उसने एफआईआर दर्ज करा। उसी के बारे में उसी लेडी ने 11/7/2016 को कमिश्नर ऑफ पुलिस 8 दिन पहले एक कंप्लेंट की, जिसमें उसने कहा कि जसोला के बार बिजली कटने के विषय में शिकायत करने पर विधायक अमानतुल्लाह खां की ओर से मुझे फोन पर गंदी गालियां देना और मेरे साथ बलात्कार कराकर जिंदा जला देने के विषय में। ये यहाँ कहती है, निवेदन है कि डॉक्टर समीना बेगम C792 जसोला जनता फ्लैट पॉकेट 11 थाना सरिता बिहार में लगभग 10-11 सालों से रहती हूँ और मैं लगभग 4 साल से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। यहाँ ये कह रही है कि मैं 4 साल से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। एफआईआर में कह रही है कि मैं सोशल वर्कर हूँ। यहाँ ये कहती है मैं अपनी कॉलोनी की बहुत सी समस्याओं के विषय में जैसे बिजली और पानी को लेकर अक्सर अमानतुल्लाह खां को फोन किया करती थी, लेकिन मेरे कहने पर कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी। दिनांक 10/2016 को मैंने लगभग 7 बजे अपने टेलीफोन 9899298925 उन्होंने सीधे ही मुझे गंदी तथा भद्दी गालियां देने शुरू कर दी और मुझे ये कहकर धमकाया कि अगर तू ज्यादा नेता बनने की कोशिश करेगी तो मैं तेरा अभवानपुर और सटले के लड़कों से बलात्कार कराकर तुझे जिंदा जलवाकर मरवा दूंगा। एफआईआर में जो एफआईआर हुई वो ये कह रहे हैं कि वहां पर एक लड़का मुझे मिला, लेकिन उससे पहले कमिश्नर को 11 तारीख को कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह ने मुझे खुद गालियां दी। 11 तारीख को जब ये इसकी डीडी एंट्री है 9903 जो सीधा कमिश्नर को उसने कहा, तो पहली कंप्लेन पर पहली एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अमानतुल्लाह के पास रिकॉर्डिंग होगी उसके टेलीफोन में, तो उसने अपना स्टेटमेंट बदला और उसने उसके कहने पर फिर मुझे पता लगा कि अभी कल किसी ने 164 स्टेटमेंट हुआ, उसमें उस लेडी ने ये कहा कि जब मैं वहां अमानतुल्लाह के घर गई उनसे मिलने के लिए, उनसे शिकायत करने के लिए, वहां से एक लड़का निकल करके आया, उसने मुझे गाली दी। उस वक्त में अमानतुल्लाह वहीं पर मौजूद खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। सुबह में फिर मेरे साथ गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। उस वक्त में जब ये लेडी अपने आप को बता रही है कि 10 तारीख को मैं 7 बजे घर पर आई थी, उस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद नहीं था। मैं 9 तारीख को मेरठ गया था और 10 तारीख को रात में 2 बजे मेरठ से लौटा। उस लेडी का टेलीफोन मुझे जरूर आया था, उसने मुझे बिजली की समस्या बताई और उसने ये भी कहा कि मैंने एसडीओ को और बीएससीएस वालों को मैंने गाली गलौज कर दी है। तो मैं उससे कहा कि भाई आप गाली गलौज मत किया करो, आपकी समस्या पिछली मरतबा आपने टेलीफोन किया पानी के टैंकर के लिए, मैं रोजाना वहाँ पानी का टैंकर भेज रहा हूँ। अब आप बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या के लिए मैं बीएससीएस वालों को बोल देता हूँ। इतनी मेरी उससे बात और ये रिकॉर्ड है मेरे पास, डिटेल मेरे पास टेलीफोन में, अगर आप वो चेक करेंगे और डिटेल आ जाएगी। उस वक्त जब उसने मुझसे टेलीफोन पर बात की थी तो मैं उस वक्त मेरठ में था, यहाँ नहीं था। हमारा सिर्फ कहना इतना सा है कि अभी और उसकी एक हमें कल मैं जब ऑफिस में, कल हमारा जब 9:30 बजे ऑफिस खुला, जब मेरा पीएस वहाँ पहुंचा तो एक सीटी हमें वहाँ
और सीडी एक लिफाफे के अंदर जो हमें ये नहीं मालूम कि वो उसने डाली थी कैसी, तो सीडी है उसने उस लेडी बहुत सारी चीजें कही है। उसने कहा है कि मैं मुझसे जो बात हुई मैं वही कंप्लेन करने के गई थी कि उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई बदतमीजी करती हो, अगर आपको ही करना है तो आप करो, ये वो कह रही है। लेकिन कह रही है कि मुझसे इस तरह की बलात्कार वाली बात अमानतुल्लाह ने नहीं कही, मुझसे एसएचओ ने कहा कि ये वाली बात करो, ये वाली बात लिखो, तभी एफआईआर होगी और आप कमिश्नर से जाकर मिलो। उसके बाद वो कमिश्नर ऑफिस गई, वहां कमिश्नर साहब उसे नहीं मिले तो वो ज्वाइंट कमिश्नर से मिली और ज्वाइंट कमिश्नर को उसने वो कंप्लेन दी। पुलिस के कहने पर बार बार उसने उस सीडी के अंदर कहा है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर कहा है कि मुझसे पुलिस वालों ने कहा, मुझसे पुलिस वालों के कहने पर। तो हम के बाद मुस्तकिल कह रहे हैं कि मोदी जी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर कर आम आदमी पार्टी के विधायकों को फंसा रही है। अब से पहले आप लोग भी हमसे सवाल करते थे कि आपके पास कोई सबूत है या नहीं है, तो हमारे पास आज सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो कह रही है कि पुलिस के एसएचओ ने मुझसे कहा, पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि तुम अमानतुल्लाह को फंसाओ, केजरीवाल को बदनाम करो, ये बात उसने। तो हम अब चाहेंगे कि आपके सामने ये रिकॉर्ड हम चलाएं, 5 मिनट की रिंग है, इसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब राजनाथ जी बताएं कि एसएचओ को उन्होंने किसके कहने पर कहा। राजनाथ जी को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है एसएचओ, डायरेक्ट रिपोर्ट करता है कमिश्नर। वो लड़की कमिश्नर ज्वाइंट सीपी से मिली, ज्वाइंट सीपी से मिलने के बाद उसने स्टेटमेंट चेंज किया, क्योंकि वो जो पहला स्टेटमेंट था रिकॉर्डिंग इनके पास थी नहीं, इन्हें डर था कि अमानतुल्लाह के पास रिकॉर्डिंग होगी, कोई केस बनेगा नहीं। तो ये बार बार पुलिस के कहने पर इस लेडी ने स्टेटमेंट चेंज किया। आखिर में उसने स्टेटमेंट दिया, उसने ये कोशिश की कि अमानतुल्लाह पर 307 बन जाए और वो ये कह रही है कि अमानतुल्लाह खड़ा हुआ था, उसने गाड़ी से मुझे कुचलने की कोशिश की। ये बात उसके सामने कही कि तुझे जिंदा जला दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। तो ये मुस्तकिल एक कोशिश मोदी जी कर रहे हैं और मोदी को बाज आ जाना चाहिए इन हरकतों से। ये जो बच्चों वाली हरकतें वो कर रहे हैं, वो जो बुजदिलाना वो हरकत कर रहे हैं, इन हरकतों से उन्हें बाज आ जाना चाहिए। हम काम करना चाहते हैं, हमें लोगों ने जिताकर भेजा है, जनता की हमसे उम्मीदें हैं, हमें क्यों वो फंसाना चाहते हैं गलत मुकदमों में, क्यों लोगों को काम नहीं करने देते। हम लोग काम करने आए हैं, काम करना चाहते हैं, सच्चे स्वभाव के लोग हैं, राजनीति हम जानते नहीं हैं, तो ये क्यों हमें राजनीति करने पर मजबूर कर रहे हैं और ये हमें क्यों फंसाए। मोदी जी खुद जवाब दें। वीडियो चला दें सर, वो ऐसे वो वीडियो जिसको अभी कर लेंगे बात। अभी ये वीडियो एविडेंस जिससे ये एविडेंट हो जाता है, साफ हो जाता है कि ये दिल्ली की पुलिस जो है वो किसी के इशारे पर लगातार कॉन्स्पायर कर रही है आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ। इसके लिए वीडियो देखना जरूरी है, आप लोग प्लीज ये वीडियो देखें, जिसमें हमने महिला का चेहरा ब्लर किया हुआ है, पर जो आपको कॉपीज दी है उसमें महिला का ब्लर नहीं है, आप लोग ब्लर करने का चैनल पे चलाना होगा। तो मम्मी ने बताओ, मैंने भी इसको समझा दिया, समझा दिया, बोले अब जाओ, अभी नहीं तो बन रही हो कि दे रही हो तुम मुझसे का मतलब मैं कौन होता है, दे दो पहले और जाम कर लो पहले, और काम मेरे फोन मत करना, खुद ही कर लो सब काम। उसी का मतलब जब खुद ही नहीं करूँगी और तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम्हारी कहाँ चल वाली है। तो ये तो बोला अब ये बताएं इसका आगे भाई नहीं, रिकॉर्डिंग जो है ये वाली होगी, इसमें जो ये लिखा है इसके अंदर बोला है आपसे बलात्कार बर्बाद हुआ तेरा, नहीं बोला, ये पुलिस वालों ने लिखवाया हुआ आपसे, एसएचओ ने बोला करने के लिए, आपका पास खड़े कर देना, बोले मेरे को पुलिस ने बोला था केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए, ठीक है ना। मुझसे तो कहा था कि ये है वो है पुराने नंबर है, फंसा हुआ किस तरह से उन्होंने बोला करने के लिए, मैं मना भी कर रही थी सब अंदर। तो मैंने तो सच बताई थी, वो बताई थी, मैं बात की बात करिए भैया उसने, मैंने कहा ये इन्होंने जबरदस्ती लिख दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या है, उन्होंने जबरदस्ती लिखा है, मैंने कहा ये लिख जब बोल के सुनाऊंगे। हां कमिश्नर से मिली थी, क्या नाम था उसका, ना ना मोबाइल में देखा उसका हमारा, ये हाईफाई है, हाईफाई है तो ऑटोमेटिक है, मतलब कोई जरूरत नहीं करने की, उसमें अपने आप हो जाते थे, निकालने का रिकॉर्डिंग को निकाल करेगा, सेव भी कर लेगा और एफआईआर जब दर्ज करेगी आप लोग, आपने उसके खिलाफ गलत वो भी जो है कॉल की हुई खबर,
ही नहीं। जैसे तुम्हारा आदमी डिपार्टमेंट में तो उसको भी आदमी है डिपार्टमेंट तो मैं क्या करूँगी? में। कोई बात नहीं, तो वाईफाई तो पूरी दिल्ली में पड़ जाती है कहीं भी। कंप्यूटर में सर्च मार के देख लो, एफआईआर थोड़ी हुई है, एप्लीकेशन गई है। नंबर दे दिया इसको, डीडी नंबर एफआईआर हो गई ना? हो गई। इसकी सुना? हाँ डीडी पे चढ़ गई। हाँ, ये एफआईआर नहीं हुई है अभी। पढ़ो ना क्या है ये, कर दिया। डीडी नंबर दे दिया उसे, ये रहा मुकदमा नंबर है आपका 11/7 पे कंप्लेंट दर्ज हुई है और ये है आपका 9903। हाँ डीडी पे चढ़ा ली। अच्छा नहीं, इसी के ब्याह पे तो एफआईआर होती है, आगे एफआईआर कर देंगे फिर। मतलब नंबर मिल गया ये किसने मिला था नंबर? हाँ ये नंबर दे दिया ना, चढ़ दिया ये तुम्हें। अच्छा अब ये कर रही है कार्रवाई। हो गई तो फिर कैंसिल हो जाएगी इसकी। जिसकी कैंसिल हो जाएगी तुम जेल काटोगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप बात करिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ क्यों पुलिस से काम नहीं करती? तुम क्या करते हो? तुम रास्ता तो ना बता रहे थे। हम लोग उल्टे सीधे काम बता रहे थे पुलिस वाले करने के लिए। अब क्या करो? कैसे बचाओ मुझे? बीजेपी वाले थे। हैं? बात करता हूँ मुझे, बात करो, बात करो अभी। नहीं अभी फोन पे बात करेगा वो। मतलब मैंने तुम्हें बताया ना, रिकॉर्ड हो गया, कंप्लेंट तुम्हें एक बार बता के गया था, मतलब बात नहीं होगी। फिर सामने सामने की कहानी है, तुम क्या कब करोगे? मुझे लेके चलो। बात कर देता हूँ हैं? उसके बाद ये वाली बात तो मत करो। नहीं ये वाले तो मिलवाने का उस रास्ता भी तो होना चाहिए। अच्छा। उन्हें बताऊंगा ना कौन है समीरा बेगम, क्या है, कहाँ से है, किसके लिए कर रही है, क्या बात हुई थी, असली बात क्या है। असली बात तो ये थी, मैंने बात किया। असली बात हाँ वही थी बुरा इसकी बात। जो फ्लैट के लिए मैंने बोला उसने बोला कि हाँ हाँ कि तुम नेता बने, तुम करो मुझको मत। आपने उसे धमकाया था, पहले उसने धमकाया आपको। नहीं वही शुरुआत करी ना, मैंने शुरुआत करी। बोले तुम ही नेता बन लो फिर। अरे होता तुम हो कौन सा चिंता कौन है हमारी? क्या चल रही? तुम धमका रही है अधिकारियों को या पति धरने वाले घर में कल और जाम करा लो। उससे का मतलब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है आज के बाद। ये बोलो दस में गाली लाऊंगी ना गाली बच्चे मैं नहीं देते। मैं बख्शी तो मेरे खिलाफ ना हो जाए। वो वही तो मैं कहूँ, क्यों गाली नहीं होगी आपने ना? ये नहीं बात चुप हो गई। आप मैंने ये क्या किया? एक बात बताइए, जब आप ये गलती कर रहे हैं तो आपका आप ही करते हैं। ये वही महिला है जिसने कंप्लेन की, पहली कंप्लेन कमिश्नर के पास की और उसने सीधा सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी, जिंदा जलाने की धमकी दी, बलात्कार कराने की धमकी दी। लेकिन इसको टेलीफोन पर, लेकिन इसको इस बात का डर था कि मेरे टेलीफोन में रिकॉर्डिंग होगी, तो अगर रिकॉर्डिंग हुई तो वो होती भी है रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग हुई तो वो झूठा साबित हो जाएगा। तो इसने फिर अपना 17 तारीख को अपना स्टेटमेंट चेंज किया और एसएचओ से सलाह ली और इसने एसएचओ से बाकायदा दोनों में पूछा जामिया थाने में, क्या भाई ये जो पहली कंप्लेन है, पहली कंप्लेन आपके पास है कि हाँ हमारे पास है, तो उस पर आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? जबकि कानून ये कहता है कि जो पहली कंप्लेन आएगी आप उस पर एफआईआर दर्ज करोगे। तो उसने कहा कि पहली कंप्लेन भी हमारे पास है, दूसरी कंप्लेन भी इस लेडी ने दी। दूसरी कंप्लेन में क्योंकि इसने खुद कहा प्रेजेंस वहाँ दिखाने की कोशिश की और मेरे यहाँ सीसीटीवी भी मौजूद है, तो सीसीटीवी में भी कहीं नहीं है। संडे का दिन था, संडे में मेरा ऑफिस भी बंद रहता है, मेरे बच्चे घूमने के लिए कश्मीर गए हुए थे अपनी नाना नानी के साथ में और मैं मेरठ गया हुआ था, मेरा घर पूरी तरह से बंद था, तो वहाँ ये नहीं आए और इसने ये कहा भी, तो इसे डर था। उसी बात को लेकर के इसने जो है दूसरी कंप्लेन की, ऐसा था कि पहली कंप्लेन में मैं फंस जाऊंगी। तीसरे दिन जब ये वहां गई कोर्ट में, तो कोर्ट में जाकर के इसने स्टेटमेंट चेंज किया और कोर्ट में जब पुलिस वालों ने कहा होगा कि भाई इस पे तो कोई केस नहीं बनता है, तो इसने वहां मेरी प्रेजेंस भी दिखाई और इसे ये मालूम नहीं था कि मैं दिल्ली में मौजूद नहीं था, मैं मेरठ में था और पुलिस को भी ये मालूम नहीं था। तो अगर इन लोगों को मालूम होता तो ये मेरी प्रेजेंस वहां नहीं दिखाते और इसने मेरे ऊपर 307 नॉन अवेलेबल बने। इसने वहां ये भी कोशिश की कि मैंने गाड़ी से कुचलने की इसको कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की और अगर मैंने गाड़ी से चलने की कोशिश की, जैसा इसने लोगों से बताया, मैं कोर्ट में ये स्टेटमेंट देकर उस लोगों ने मुझसे बताया। हो सकता है ठीक सच भी हो, झूठ भी हो। अब भाजपा वाली बात इन्होंने कही कि भाजपा के लोगों से, अब वो उसने जब ये कहा कि भाई कैसे मैं बचूंगी, कैसे मेरे साथ होगा, तो उसने कहा भाजपा के लोगों से मैं मिलवाता हूँ और ये भाजपा के लोगों से मिले भी। और मुझे जहाँ तक जानकारी है विजेंद्र गुप्ता जी और उनका पूरा ऑफिस
इसका सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी के सारे जितने भी सीनियर, जितने भी इनके लोग हैं, जो वकील हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई गैर वकील हैं जो बीजेपी के हैं, वो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। वही इसको कोर्ट में लेकर गए थे, उन्होंने ही इसका 164 का स्टेटमेंट दिया। और ये स्टेटमेंट 164 का देना नहीं चाहती थी क्योंकि डर गई थी पूरी तरह से। और इसे ये भी अंदेशा हो गया था कि मेरा जो है ये रिकॉर्डिंग भी हो गई है। 164 का स्टेटमेंट भी देना नहीं चाहती थी, लेकिन पुलिस ने प्रेशर बनाकर कल इससे जबरदस्ती लेकर के गई और 164 का स्टेटमेंट कराया। और जैसा पुलिस ने चाहा वैसा इससे स्टेटमेंट कराया। और ये बात ये कह भी रही कि मैं तो देना नहीं चाहती थी, पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती कहा कि अगर ये दोगी तो FIR दर्ज होगी और कमिश्नर साहब से मिलो। ये सारी बात खुद कही है। इसके बाद बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के MLA को फंसा रही है, वो मोदी जी के इशारे पर हो रहा है, होम मिनिस्टर के इशारे पर हो रहा है। हम इसको नहीं जानते, ये तो पुलिस पता करे। हम इसको नहीं जानते कौन है ये, इसी का जानने वाला है, बहुत करीबी है। जिस तरह की बात इससे हो रही है तो ये तो बहुत करीबी है। और उसे कहीं ना कहीं मुझे जो बात कही जा रही है वो पहले व्यक्ति है, वो प्रभावशाली लग रहा है, प्रभावशाली लग रहा है। जो वीडियो में व्यक्ति है वो प्रभावशाली लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो महिला उससे फ्री हुई है, यानी वो एंड ही इज ट्यूटरिंग हर। सर देखिए वो उसका बिजनेस करता है। वहां पर हमने देखा कि वो पानी के कुछ जो है कैन रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है हाँ उसका वो पड़ोसी होगा, ऑफिस होगा। और जिस तरह से वो उससे बात कर रही है, बचाने की बात कर रही है, तो वो तो वही बताए, पुलिस बताए। वहाँ पर एक बंदा आपको CD मिली आपके ऑफिस में, तो वो कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग आई, कौन देखे गया और क्या है? जो देखिए मेन मुद्दा जो है वो कौन दे गया, कैसे आया। मेरे यहाँ तो बड़े सारे लोग आते हैं। असल तो ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग से क्या साबित होता है? उस रिकॉर्डिंग से ये बात हो रहा है कि आपकी उसकी बहस हुई, मैंने इकरार करने की पहली गल नहीं, मेरे को उसने टेलीफोन किया। आपके पास रिकॉर्डिंग आप नेता बन रही हो, आपको क्या मतलब है? आप क्यों नेता बन रही हो? आपके पास रिकॉर्डिंग देखिए अगर देखिए मैं आपकी बात बलात्कार के लिए ना कहा हो, लेकिन आपने धमकाया, कबूल कर रही है। हाँ देखिए, एक बातचीत या किसी को कहना कि आप नेता बन रही हो, अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो कौन सी धारा का क्रिमिनल ऑफेंस है, IPC की कौन सा सेक्शन लगेगा। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका SHO किसी महिला को ट्यूटर करेगा कि आप ये कहें कि मेरी बलात्कार करने की कोशिश। देखिए दोस्तों, आप ये समझिए, जो बलात्कार के कानून है ये बहुत मुश्किल से 2013 के अंदर बने हैं और इसके अंदर आए हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी इन्वॉल्व थी इसके अंदर। पुलिस को आदेश दिए गए थे कि इस तरीके की कंप्लेंट कोई आए तो आप मुकदमा दर्ज कीजिए। अब आपकी जो दिल्ली पुलिस है, उसके जो SHO हैं, वो इतने घटिया पने पर उतर गए हैं कि वो औरतों को ट्यूटर कर रहे हैं कि अगर आपसे चलिए बहस हो गई, चलिए आपसे कहा सुनी हो गई, तो आप यही तो कहेंगे कि मेरे से बहस हो गई, मेरे से कहा सुनी हो गई। अगर आप उसका मुकदमा कोई न दर्ज करा सकते हैं जो चीज हुई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर बातचीत हुई है। जो महिला कह रही है, महिला आरोप जो है वो दूसरा लगा रही है। महिला ने जो आरोप लगाया वो ये लगाया कि इन्होंने कहा कि तुम नेता जादव करा लो। इसके आरोप की ऊपर आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है, नहीं हो सकती, यहाँ होना चाहिए था। मगर उसके बाद SHO ट्यूटरिंग कर रहा है, बलात्कार का आरोप लगा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आपको मर्डर करने की कोशिश की है, तो सारी अलग चीज बात है। जो बातचीत होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। उस दिन उस लेडीज को कैबिनेट की बातचीत थी, उसको प्ले कर दीजिए। जो पहली बात हुई थी इसको प्ले कर दीजिए। देखिए जो डिफेंस एक नहीं, उनको जवाब देने दीजिए यार भाई। देखिए हाँ कोई बात नहीं, एक मिनट सर, देखिए मुकदमा होता है ना, डिफेंस के पास भी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है अपने डिफेंस को सही समय पे प्रेजेंट करने की। हमें ऐसा लगा कि ये बहुत जरूरी है कि मीडिया के दोस्तों को ये बताया जाए कि इस तरीके से हमारे विधायकों के खिलाफ पूरी की पूरी पुलिस की प्रणाली षड्यंत्र कर रही है। अगर आपको इसके अंदर कुछ अच्छा लगता है तो आप चलाइएगा, अगर आपको इसके अंदर कुछ बेहतर लगता है तो छापिएगा, वरना तो देखिए देश तो चल ही रहा है जैसा चल रहा है। ऐसा कौन है, कौन से थाने का है, क्यों इंसिस्ट कर रहा है? इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए महिला से। ये तो महिला बताएगी ना। मैंने तो ये कहा कि मेरी लोकेशन कहाँ था, मैंने ये कहा कि मेरी लोकेशन कहाँ था। मैं उस वक्त मेरठ में था, मैंने ये कहा। रिकॉर्डिंग की बात मैंने नहीं की। उसको डर था इस बात का कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो, इसलिए उसने स्टेटमेंट बदला। वो तो खुद ही अपने स्टेटमेंट बदल रही ना। पहली बार कह रही मैंने कहा, दूसरी बार FIR जो है वो दूसरी करा रही है।
तो आगे तो खुद वो महिला बताए कि भाई असल बात थी क्या। ये तो पुलिस का काम है ना। आपने डिफॉर्मेशन या कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए कहा है, आपने कुछ मशवरा लिया? हमने अभी डीसीपी को, कमिश्नर साहब को और हमने जो है जामनगर को, हमने जो है अभी एक IR कंप्लेन में करके आया हूँ और मैंने कहा कि ये एसएचओ के खिलाफ और इस लेडी के खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज की जाए। कंप्लेंट है FIR दर्ज की जाए। कंप्लेन हमने की है, FIR दर्ज की जाए। और ये सेक्शन 182, 191, 192, 193, 211, 218, 120B IPC के तहत ये बनती हैं धाराएं। इन धाराओं के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। इस FIR जो कंप्लेन हमने की है इसकी कॉपियां आप सबको हम लोग मेल कर देंगे। विधायक साहब ये बताइए, जो आपको सीढ़ी आपके घर पे मिली है, कब मिली, आपने इसको देखा क्या? कोई भी सामान आपके घर पे कोई भी ऐसी रख ले जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा? CCTV इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, जब पुलिस से बातचीत होगी तो इसके अंदर जानकारी दी जाएगी। अच्छा, सामान है उस दिन का जो कॉल डिटेल वाली बात आप कर रहे थे, तो वो प्लस ये कि कॉल रिकॉर्डिंग आपके फोन में रहती है, आप करते हैं? जो भी नहीं, मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करता। मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, नहीं। आप कह भी रहे थे खबर पास कर रही, ऐसा ऑप्शन है, ऑटोमेटिक हो जाता है उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो अपना उसका मामला में जरूरत होगी चीजें पेश कर दूंगा, पुलिस का काम है। आपके पास है हम इसके बारे में अभी कोई बातचीत नहीं करना चाहते। एसएचओ का नाम क्या है और जो FIR दर्ज हुई है वो तो जामिया थाने में हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जामिया थाना ही होगा। ये तो वो लेडी बताएगी कौन सा SHO है, कौन सी पुलिस है, किसके कहने पर, वहाँ CP ऑफिस में कौन ज्वाइंट CP उससे मिले, किसने कहा, ये तो वो कह रही है ना सारी चीज के। उस SHO ने ये भी कहा कमिश्नर साहब से मिलो, तो कोई ना कोई बात कमिश्नर के और SHO के बीच में और होम मिनिस्टर और कमिश्नर के बीच में हुई होगी कि ये काम करना है। वो तो बता रहा है ना, SHO भी कह रहा है कि मेरे आका जो है कमिश्नर है, डायरेक्ट उनके कहने पर होंगी चीजें, वो तो खुद कह रही है ना। अच्छा, सीढ़ी के बाद आपने कभी बीच कोई कम्युनिकेशन हुआ या कोशिश की उस महिला से मिलने की? आपने जनरली जो कन्वर्सेशन जिस व्यक्ति से हो रही है वो खुद कह रहा है कि बीजेपी के नेताओं से मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ही का बंदा प्लान किया हुआ जो बीजेपी का नाम ले रहा है? सर अगर आप स्टार्टिंग से देखो सर, ही कीप्स ऑन सेइंग ये तो वो लेडी बताएगी कि वो हमारा बंदा है या उसका बंदा है। वो तो पुलिस जांच करे, वो पुलिस जांच करे, वो जरूर बता देगी। जब उसने बात की होगी तो उसे मालूम होगा कि कौन है वो बंदा जिसके पास जा रही है, जिसके ऑफिस में बैठी है, वहाँ उसकी बोतलें नजर आ रही है, काम करता है, जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो है। एक मिनट भाई साहब, आपने पूरा ध्यान से सुना। इसके आखिरी हिस्से में स्पष्ट कर दी कि तुम तो कुछ नहीं रहोगी, मैं कैसे बचूंगी, मेरी हेल्प करो। इसका मतलब वो व्यक्ति उस महिला को पहले से जानता है, पहले से उसके साथ संवाद में है और तभी इस वजह से उससे मदद की गुहार की जा रही है। तो बातचीत के इस हिस्से से ये तो एविडेंट है कि जो व्यक्ति है वो उस महिला का जुड़ा हुआ व्यक्ति है और किसी का व्यक्ति नहीं है। पर इसमें भी अगर किसी को शक और शुबा है तो आगे जांच हो, उसके बाद पता चली जाएगी। Sir, one thing not pertaining to this matter, the government keeps talking about the Delhi model of governance. 2018 तक ऐसा नहीं हो सकता किसी दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सर बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। अखबारों में आज मैं इस सवाल को पढ़ रहा था और इस समस्या को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा था जैसे ये दिल्ली सरकार द्वारा जनित समस्या है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन रहा है पिछले 22 वर्षों का, उसका ये दुष्परिणाम है कि दिल्ली के अंदर अभी सिर्फ एक जगह MRI होती है। सर 1.5 साल आपकी सरकार है सर। सर आता हूं। आप एक नहीं अतिरिक्त है, आपका हो गया तो उत्तर की इच्छा करें। अभी ऐड करना बताइए, आप करें ऐड भी कर लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन जी। जस्ट वन MRI क्लिनिक सॉरी इक्विपमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर। जी, अब प्रश्न खत्म प्लीज सर। अब मैं उत्तर 22 वर्षों का जो कुशासन रहा है, उस कुशासन में योगदान किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है और कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। पिछले जो 3 सरकारें थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार। 22 साल के अंदर भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर सिर्फ एक MRI मशीन दिल्ली के अंदर लगा पाई, सिर्फ एक। यह जो मिस गवर्नेंस है जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसके लिए भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछे जाने चाहिए। और सिर्फ सवाल नहीं,
जनता को हुई परेशानियों के उनके खिलाफ कार्रवाई तक होनी चाहिए। 1.25 सालों में दिल्ली की सरकार ने जो किया शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके लिए दिल्ली की सरकार को भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। पूरा विश्व इस बात का गुणगान गा रहा है। यहां से लेकर अमेरिका, फ्रांस, हर जगह के अखबारों में जिस मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं उससे सीखने की सलाह दी जा रही है विकसित देशों को। 1.25 सालों में दिल्ली की सरकार ने MRI सेंटर्स बनाने के ऊपर काम किया, वो लोकेशन आइडेंटिफाई किए जहां पे ये MRI मशीनें लगाई जा सकती हैं। इसके बाद इसके कॉस्ट स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एक टेंडर डॉक्यूमेंट बना, वो टेंडर फ्लोट किया गया, उस टेंडर की आखिरी तारीख भी बीत चुकी है। इसका मतलब आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर कम से कम इस एक के अलावा 5 और MRI सेंटर होंगे, यानी 22 साल में एक MRI सेंटर और 1.5 साल के अंदर आपके पास होंगे 5 और, यानी कुल 6 MRI सेंटर। यह दिखाता है कि पिछली सरकारें यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितनी गंभीर थी। सर एक क्वेश्चन, सर जो आपका विकासपुरी फ्लाईओवर है वहाँ पर कल मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन आज इसका उद्घाटन कांग्रेस के जो महाबल मिश्रा हैं उन्होंने कर दिया है, क्या कहेंगे? जी बढ़िया है। देखिए, जिस राजनीतिक संगठन को दिल्ली जनता ने कॉम्प्रिहेंसिवली रिजेक्ट कर दिया, शून्य पर लाकर समेट दिया, तो राजनीतिक संगठन नेताओं में इतनी बेरोजगारी है, या तो ये बेरोजगारी है या सत्ता का जो नशा होता है उसकी तंद्रा अभी तक भंग नहीं हुई, वो दिवा स्वप्न अभी टूटे नहीं है शायद। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के बेरोजगार नेता इस प्रकार के मौकों पर, जहां उनको कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसी उद्घाटन करके अपना मजाक उड़ा रहे हैं, खुद को हंसी का पात्र बना रहे हैं। यह सिर्फ मजाक की बात नहीं है उनके हिस्से में, बल्कि यह अवैधानिक भी है। और इस बात का सजा निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि PWD डिपार्टमेंट लेगा और इन ऐसे नेताओं के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेगी। PWD डिपार्टमेंट जब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, पुलिस केस होगा, तो उसके बाद उनको कोर्ट के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए, मुझे लगता है। थैंक यू।